सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग साथियों। आज हम लोग बात करते हैं बीपीएससी क्वेश्चन पैटर्न पर कि हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर इस एग्जामिनेशन में हम लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो किन किन बातों पर हमें फोकस रखना पड़ेगा। तो आज मेनली मैं बीपीएससी जो टेयर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि टेयर टेयर 4.0 का एग्जामिनेशन होने वाला है, और इस एग्जामिनेशन में हम लोगों को बहुत ही सही से और सही ढंग से कुछ बातों को विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आज हमारी बात चल रही है क्वेश्चन पैटर्न की, यानी कि हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चन पैटर्न में एक बहुत ही जो अलग कंपटीशन, यानी कि दूसरे कंपटीशन से डिफरेंट बीपीएससी क्वेश्चन पैटर्न दूसरे पेपर से डिफरेंट आपको कैसे करता है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूं, ओर ऑफ आयरन इज ओर ऑफ आयरन ओर ऑफ आयरन इज, मान लीजिए क्वेश्चन आया तो यहाँ पर ए ऑप्शन इन्होंने दिया हेमेटाइट, ए ऑप्शन दिया इन्होंने हेमेटाइट दिया। बी ऑप्शन यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने मैग्नेटाइट दिया। और सी ऑप्शन मान लीजिए इन्होंने सिनेबार दे दिया। और इन्होंने डी ऑप्शन दिया मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव दे दिया। और इसके बाद इन्होंने एक ऑप्शन आपका ई वाला जो है वो दिया नन ऑफ द अबव, यानी कि नन ऑफ द अबव का ऑप्शन दे दिया। अब हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आखिरकार नन ऑफ द अबव, यानी एक दिक्कत ये है कि हमें, यानी कि हर क्वेश्चन के कम से कम 2 या 3 ऑप्शन पता हो। जब तक हमें 2 या 3 ऑप्शन नहीं पता होंगे, हम सटीक चोट नहीं दे पाएंगे। यानी कि यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि हर क्वेश्चन के हमें यहाँ पर हर क्वेश्चन के कम से कम 2 आंसर पता हो, कम से कम, वैसे तो ज्यादा पता हो, कम से कम 2 आंसर हमें पता होने चाहिए, 2 आंसर पता होने चाहिए। ये राज है बीपीएससी की सफलता का। अगर आपको ये राज पता है तो फिर मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% बीपीएससी में हो जाएगा। कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं, इसलिए इस बात पर गहनता से ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम हर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, तो इस प्रॉपर्टी में हमें, जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल वे में बात करता चलूं तो आपको बताऊंगा नंबर 1, यानी पॉइंट नंबर 1 हमें क्या याद रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 यानी कि अगर हम लोगों को ऑक्साइड पता है, अब ऑक्साइड मान लीजिए हमें एसिडिक पता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑक्साइड हमें सपोज कर लेते हैं एसिडिक पता है, ऑक्साइड हमें बेसिक पता है, ऑक्साइड हमें न्यूट्रल पता है। तो अब सपोज कर लेते हैं कि क्वेश्चन ने एक काम ये कर दिया कि उसने एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एक ऑक्साइड और थे जिनका नाम था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अब सभी के एग्जाम्पल में हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं उन्होंने ऑक्साइड ऑफ, है ना, यहाँ पर सपोज कर दीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही पूछ लिया। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड सार। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें सब पता होने चाहिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमें सब पता होने चाहिए, तभी हम आंसर सटीक कर पाएंगे, अन्यथा हम सटीक नहीं कर पाएंगे आंसर। यानी कि अगर हम ए ऑप्शन में सपोज कर लेते हैं एम्फोटेरिक में Al2O3 का ऑप्शन भी दिया, मान लो बी ऑप्शन इन्होंने जिंक ऑक्साइड का दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से सी ऑप्शन इन्होंने मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का दे दिया। डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव दे दिया। और उसके बाद ई ऑप्शन इन्होंने मान लीजिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं नन दे दिया। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आपको एसिडिक ऑक्साइड सब पता है, सब बेसिक ऑक्साइड पता है, सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता है, सब न्यूट्रल ऑक्साइड पता है, तब आपको मोर देन अबव का आंसर लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड ZnO जो है
वो HCl से भी रिएक्शन कर सकता है, ZnO जो है वो NaOH से भी रिएक्शन कर सकता है, उसी तरीके से Al2O3, यानी ये दोनों एम्फोटेरिक में चले गए, ये दोनों एम्फोटेरिक में चले जा रहे हैं और ये वाला ऑक्साइड न्यूट्रल में चला जा रहा है, तो कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार हमें मोर देन 1 पर टिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती है जो हमारे लिए दिक्कत कर सकती है। तो हर टॉपिक में कुछ ना कुछ खास बात है, वो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आपकी ये छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत बड़ा इंडिकेशन दे करके जाएगी। और जो आपका राज है क्वेश्चंस का, बीपीएससी के क्वेश्चन गलत होने के चांस जो बढ़ते हैं, वो उसका रीजन सिर्फ यही है कि हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब हम इन चीजों पर ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 1, यानी अगर हमें किसी की सॉल्युबिलिटी पता है तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्युबिलिटी पर हमारी फिर पूरा फोकस रहना चाहिए, यानी सॉल्युबिलिटी हमें पूरी तरीके से पता रहनी चाहिए कि कौन कौन सा वाटर में सॉल्युबल है और कौन सा वाटर में इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल की अलग सीट बन जानी चाहिए, इनसॉल्युबल की सीट अलग बन जानी चाहिए और सॉल्युबल की सीट अलग बन जानी चाहिए। अब इसमें चाहे मोर देन 1 आए या सिंगल आ जाए, हम आसानी से आंसर ढूंढ लेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हीटिंग इफेक्ट पर बात कर रहा है वो कि साहब हीटिंग इफेक्ट समझाइए, तो हीटिंग इफेक्ट अब हमारे पास बहुत सारी चीजों के हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कार्बोनेट के हीटिंग इफेक्ट हमें पता रहने चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास सल्फेट के हीटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए, कौन ज्यादा ब्रेक हो जाता है, कौन स्टेबल है, कौन नहीं स्टेबल है। इसी तरीके से हमारे पास में कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, है ना। इसी तरीके से जितने भी कंपाउंड है उनके हीटिंग इफेक्ट, यानी ऑक्साइड हो गया, तो इन सभी के हीटिंग इफेक्ट हमें पता रहने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इनके आंसर मोर देन 1 ऑफ द अबव जरूर पता रहे, तब हम इस पर अपनी पूरी चर्चा करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट पर फोकस आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, कौन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो अब रिड्यूसिंग भी है और कुछ ऐसे भी होते हैं कि रिड्यूसिंग के साथ में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो अब हमें रिड्यूसिंग अलग से पता रहे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अलग से पता रहे, इस पर मेरी पूरी वीडियो अब चलेगी। यानी कि अब मैं बीपीएससी के इन चीज़ों पर भी फोकस कर रहा हूं, तो फिर इसीलिए मैंने ये वीडियो आपको बना करके डाली है कि आप इस पर विशेष तौर से ध्यान दें। यानी कि हमें पहले तो ये पता रहे कि दोनों की हमें रिड्यूसिंग सेपरेट पता रहे, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये पता रहे। जैसे HNO3, H2SO4, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग का कॉम्बिनेशन भी पता रहे, यानी कि रिड्यूसिंग और प्लस ऑक्सीडाइजिंग का कॉम्बिनेशन भी पता रहे कि दोनों ऐसे कौन से हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर हमें इन चीजों पर भी ऑक्सीडाइजिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी पता रहे कि आखिरकार दोनों की तरह बिहेव कौन करता है। तो ये सब प्रॉपर्टी भी हमें पता रहनी चाहिए। अब ऐसा भी ना होने पाए, जैसे ये मैंने सॉल्युबिलिटी बताया, हीटिंग इफेक्ट बताया, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात कर रहा हूँ, तो इसी कंटिन्यूएशन में आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में, अगर मान लीजिए कहीं पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात आती है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है किन एलिमेंट्स का हाई होता है, किन एलिमेंट्स का लो होता है और किन एलिमेंट्स का एक्सेप्शनली हाई होता है। इन पर भी हमारी लगातार ये सब इकट्ठा कर रहा हूँ, मैटर कलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इस पर मुश्किल से हार्डली मुझे 8 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे आप तक ये सब चीज़ें पहुंचाने में। तो ये बेस्ट हमारा सिलेबस होगा। बीपीएससी के एक सेपरेट प्रिपरेशन पर मैं काम कर रहा हूँ और वो काम में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये अप टू द मार्क होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि किसी के बनाने का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर भी हमारी लगातार ये कलेक्शन हो रही है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसी भी, जैसे मान लीजिए H2SO4 का है, तो H2SO4 को कितने मेथड से बनाया जा सकता है। बहुत सारे मेथड है, 1 2 3 4 5 6। इन मेथड्स में से ऑप्शन आ गया H2SO4 इज प्रिपेयर्ड बाय, नीचे ऑप्शन दे दिए कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी दिया हुआ है। इसी तरीके से बाई लेबोरेटरी में सोडियम बाई सल्फाइड के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहा है, या कोई ये कह रहा है कि HSO4 के थ्रू बनाई, तो ऐसे करके, या फिर SO3 को बर्न वाटर के साथ में डिजोल्व करके बनाना। तो ये सब बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। उन प्रोसेस में क्या ऑप्शन 2 दे रहा है, क्या ऑप्शन मोर देन
वन ऑफ द अबव दे रहा है, या कोई भी ऑप्शन नहीं, कोई भी नहीं तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो ऑप्शन है वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वाला जो है वो पता रहे कि कितने तरीकों से हम बना सकते हैं। तो इस पर भी आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कार्बोकैटाइन, अगर और थोड़ी सी मैं हिंट आपको हर तरीके का देता चल रहा हूँ, जैसे कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं तो कार्बोकैटाइन कौन कौन बना लेता है, कार्बोकैटाइन कौन कौन से हैं, यानी कार्बोकैटाइन में भी अब पूछ रहा है कि ये कार्बोकैटाइन है तो लुईस एसिड है या नहीं है, लुईस एसिड है या नहीं है। ये कार्ब एनाइन है, क्या ये कार्ब एनाइन लुईस बेस है या नहीं है, लुईस बेस है या नहीं है, लुईस बेस है या नहीं है। इसी तरीके से किसी के ऊपर मान लीजिए लोन पेयर की अगर मैं बात करता हूं तो क्या लोन पेयर मोर देन वन वाले लोन पेयर भी हैं, किसी पर मोर देन वन लोन पेयर है, मोर देन वन लोन पेयर है, किसी पे केवल वन लोन पेयर है, या किसी पर लोन पेयर नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज अब आ जाती है हमारे सामने कि इन चीजों को भी हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए हाइपर, जैसे अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन पर चले गए हैं, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन पे गए तो हाइपर कॉन्जुगेशन को जो है वो आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। सपोज कर लो नो बॉन्ड रेजोनेंस का ऑप्शन भी दिया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस का ऑप्शन भी दिया है, बेकर नेथन इफेक्ट का भी, बेकर नेथन इफेक्ट का भी आंसर दिया हुआ है। तो अगर ये आंसर आपको दे रखे हैं तो फिर मोर देन वन ऑफ द अबव लगेगा, और अगर इनमें से कोई नहीं दिया है तो फिर आपको नन का ऑप्शन लगाना पड़ता है। तो नन तो इजी होता है, लेकिन जो मोर देन वन वाला ऑप्शन है उसको कैसे हल करें, इस पर हमारी चर्चा, यानी कि जो बीपीएससी में मोर देन वन ऑफ द अबव का जो रहस्य है वो क्या है, इस पर हमारी पूरी चर्चा चल रही है। तो आप मेरी बात को समझने की अगर कोशिश कर रहे हो, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को जब पढ़ें तो पूरी प्रॉपर्टी डिटेल्ड पढ़ें, यानी उस प्रॉपर्टी पर हमें फोकस करना पड़ेगा। जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अब हमने सपोज कर लो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ हम लेकर के आए, यहाँ पर ऑर्गेनिक की भी बात हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए ऑर्गेनिक में टेस्ट भी हो सकता है। अब जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन हो सकता है, यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हो सकता है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन में अगर चलोगे आप तो मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन को एल्डिहाइड कीटोन को बहुत सारे मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। दोनों को नंबर ऑफ द मेथड्स हैं, नंबर ऑफ द मेथड्स। अब इन मेथड्स में कौन से मेथड अप्लाई हो जाते हैं, अब पता लगा एल्डिहाइड कीटोन में दोनों में आयोडोफॉर्म टेस्ट कॉमन होता है, तो फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब अगर फर्क पड़ जाता है कि मान लो एक फॉर्मल्डिहाइड हो गया दे दिया और एक मान लो एसीटोन दे दिया तो काम करेगा ना। तो इसका मतलब है फिर अब यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा काम कर जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन जा रही है। दोनों में अगर कॉमन जा रही तो मोर देन वन अबव ऑप्शन नहीं हो सकता है, एक में जा रही है तो मोर देन वन का अबव का ऑप्शन जो है वो एक में जा रही तब भी नहीं होगा, तो सिंगल ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों में जा रही, सपोज कर लो यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर काम कर सकता है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि CH3CHO ले लिया और हमने एसीटोन ले लिया, CH3COCH3 ले लिया, अब सेपरेट, तो अब आयोडोफॉर्म काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमें टॉलरेंस या फेलिंग का काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें जो है वो यहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भरपूर तरीके से हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं और यही क्वेश्चन हमारे लिए दिक्कत करते हैं। ये आपने नोट किया होगा। यानी बीपीएससी के क्वेश्चन का जो रहस्य है वो आखिरकार क्या है, ये मैं सुलझा रहा हूं लगातार। और इस पर हमारी जो बीपीएससी टियर 4 का जो सिलेबस है वो अपडेट इसी पैटर्न पर होने जा रहा है और विद इन 8 डेज ये 100% अपडेट हो जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन भी बढ़ा दिए जाएंगे। यानी क्वेश्चन के ऑप्शन अभी तक चलते थे A, B, C और D, लेकिन अब ऑप्शन हमारा बढ़ रहा है E, जहां पर ये वाला कॉमन ऑप्शन यानी कि D जो है वो हम आपको मोर देन वन ऑफ द अबव में ले जा रहे हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव में ले जा रहे हैं, ऑफ द अबव में ले जा रहे हैं। तो इस पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए, इसे मैं नन में ले जा रहा हूं। केवल मुझे 3 ऑप्शन में से 2 या तो सेम सेलेक्ट करने हैं या फिर इन तीनों में से कोई एक डिफरेंट करना है, तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है बीपीएससी के द्वारा, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हों। जैसे अब मेरा डायग्रामेटिकली ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन आता है वो क्या बन करके आता है कि मान लीजिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है,
ऑप्शन नंबर सी दिया है और ऑप्शन नंबर डी दिया है और ऑप्शन नंबर ई दिया है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि हम एक डायग्रामेटिकली जो अपना रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, वो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे लिए कॉमन है, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे लिए कॉमन है। ये तो हमारा ऑप्शन नन में चला जा रहा है, नन में। और ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव में जा रहा है, मोर देन वन ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव में जा रहा है, अबव में जा रहा है। लेकिन इन दोनों में अब कैटेगरीज हो जाती हैं, या तो सिंगल ऑपरेशन चलेगा इनमें, या तो सिंगल यानी कि सिंगल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर सिंगल ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी सिंगल ऑप्शन सही हो सकता है, या फिर ये दोनों सही हो सकते हैं। अगर ये दोनों सही हुए तो फिर मोर देन वन यानी कि डी को ऑप्शन मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य अगर ये सही होता है तो डायरेक्शन फिर यहाँ चली जाएगी, ठीक है। और अगर सिंगल सही होता है तो ये हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है तो फिर हमारा ऑप्शन जो है वो ये वाला राइट हो जाता है। तो इतनी तरीके से डिवीजन किया गया है। अगर सिंगल ऑपरेशन है तो सिंगल का ऑप्शन जाएगा। तो इन ऑप्शंस पर वही चीज है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि यहाँ पर हमें इस तरीके से स्टडी को मेंटेन करना है, यानी स्टडी को इस तरीके से करना है कि हमें ऑप्शन जो है वो पहचानना आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे थर्मोडायनामिक्स की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स अगर मैं चल रहा हूँ और थर्मोडायनामिक्स में सेकंड लॉ आ जाता है, अगर यहाँ पर सेकंड लॉ आता है तो सेकंड लॉ में अब सेकंड लॉ को मैंने चार तरीके से पढ़ाया है। फर्स्ट लॉ है एंट्रोपी के टर्म में, उसके बाद केल्विन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है, फिर प्लैंक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है। तो इस तरीके से तीन मान लीजिए मैंने ये पढ़ाए। अब सपोज कर लेते हैं एक कॉमन डेफिनेशन दे रखी है चार, तो अगर इन चारों की डेफिनेशन आपको याद है और इन चारों में से दो डेफिनेशन पेपर में आ जाती हैं, ये वाली और ये वाली आ जाती है, तो फिर आपको मोर देन वन अब पर आंसर देना है, और नहीं तो फिर आपको नन पे ऑप्शन लगा देना है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट जरूर है, लेकिन ये बहुत ही तिकड़मे कंसेप्ट है, और इससे कंफ्यूजन क्रिएटिंग जो क्लास बनती है, यानी कि पेपर को कंफ्यूज ज्यादा किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ तो पेपर जो है वो पेपर को सरल होने के बाद भी हम कठिन बना सकते हैं। पेपर को सरल होने के बाद भी कठिन बना देंगे, बाद भी कठिन बना दिया जाएगा, कठिन बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप बना दिया जाएगा, या ऐसे कहें कि अगर हम ये पैटर्न अपनाते हैं तो सरल पेपर हमें कठिन लगेगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरल पेपर जो है, सरल पेपर भी हमें कठिन लगेगा। तो इस तरीके से साथियों हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस पैटर्न पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर 100% श्योर है कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो हमारा बीपीएससी टियर 4 का जो सिलेबस है, बीपीएससी टियर 4 का जो सिलेबस है वो मैंने आपको दे दिया है, और ये एग्जाम में सिलेबस अप टू द मार्क है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, और वीडियो दोस्तों को जरूर भेजिए, जिससे कि हम ये जरूर जान पाएं कि आखिरकार बीपीएससी के क्वेश्चन का रहस्य क्या है, बीपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहस्य क्या है, किस पैटर्न पर करनी होगी हमें पढ़ाई। ये सब पूरी बातें हमारी इस वीडियो में आज हैं। तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और इन टर्मिनोलॉजी पर, इसी पैटर्न पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 100% श्योर है कि बीपीएससी में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो पैटर्न को जानिए, फिर मेहनत करिए, 100% सिलेक्शन आपका हो जाए। थैंक यू।